Afternoon, everyone. Today, the last topic of Unit 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर आपका नंबर 5 जो फिटनेस कंपोनेंट्स में आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है उसके बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मीनिंग्स क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। 1980 से बिफोर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के स्थान पर एजिलिटी शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। एजिलिटी शब्द का परफेक्ट मीनिंग जो है नेचर के हिसाब से अगर नहीं हो पा रहा था तो हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट्स थे पहले उसमें एंडोरेंस, स्पीड है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की जगह आपकी एजिलिटी, इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में एजिलिटी के स्थान पर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब है हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारा मसल्स और न्यूरो सिस्टम कोऑर्डिनेशन के साथ, हमारा ब्रेन और मसल्स जो है कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, तो इसलिए इसका नाम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी रखा गया। तो ये 1980 से पहले एजिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के नाम से जाना गया, क्योंकि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर डिपेंड होती है, यानी CNS पर डिपेंड होती है। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो होता है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के साथ हम कोई भी एक्टिविटी को जो है सही ढंग से कर पाते हैं। तो ये इसमें होता है हम कोई भी जो काम करते हैं, दोज एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विच enable the individual to do various related activity properly as well as efficiently। कोई भी काम करते हैं, एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसको हम किसी भी रिलेटेड एक्टिविटी को जब करते हैं उसको हम जब परफेक्टली करते हैं, एफिशिएंटली वे में करते हैं, तो वो हमारा उस एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कार है, कार जो है वो एक साथ सामने कोई आदमी आ रहा है तो अचानक से उसको क्या है, डायरेक्शन वो चेंज कर लेता है जैसे उसके सामने कार आती है। तो ये क्या है, उसका बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, न्यूरो मस्कुलर, तुरंत उसने अपनी गाड़ी को चेंज किया। जैसे मान लीजिए ये दो कॉन्स रखे हुए हैं, इस कॉन में क्या है, इस एक मैन को जो है, एक पर्सन को जो है यहां से निकलते हुए दौड़ते हुए और तेजी के साथ वापस उसी जगह पहुंचना होता है। तो जहां वो मूवमेंट में, जहां जिस मोड़ पर मूवमेंट बनता है वहां अपना बॉडी का वो बैलेंस बनाता है ना, और बैलेंस बनाते हुए और फिर वो उसी स्थान पर पहुंचता है। तो ये जो बैलेंस एक्टिविटी जो की जाती है, इसी का कोऑर्डिनेशन जो होता है बॉडी के साथ, माइंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में आती है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के वेरियस टाइप्स दे रखे हैं एग्जाम के हिसाब से, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो ओरिएंटेशन एबिलिटी वो होती है जिसके अंदर हम देखते हैं किसी भी सिचुएशंस के साथ अपने आप को हम एडजस्ट करते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना। जैसे कि आपका पार्टनर है ना, पार्टनर हो गया, आपका अपोनेंट्स हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट है, या आपका ग्राउंड की जो सिचुएशन है, उन सब के साथ अपना एडजस्टमेंट कर लेना, या एडजस्टमेंट करने की जो योग्यता होती है, जो एबिलिटी होती है सिचुएशन के साथ, उसको हम ओरिएंटेशन एबिलिटी कहते हैं। दूसरा है कपलिंग एबिलिटी। तो कपलिंग एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसको हम कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी वर्क करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, अपना जो बॉडी पार्ट्स होते हैं
बॉडी पार्ट्स, हम किसी भी गेम्स के अंदर, वेरियस गेम्स जो टीम इवेंट होती है या जिम्नास्टिक होता है ना, हम देखते हैं उसमें हम अपने बॉडी पार्ट, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, तो इसमें हम अपने बॉडी पार्ट को एडजस्ट करते हैं, उस एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व करते हैं, हमारे पूरे बॉडी पार्ट का कोऑपरेशन चलता है, एक साथ संयोजित होते हुए किसी भी एक्टिविटी को हम करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग में क्या यूज होता है अपना, हैंड्स है, हेड है, ट्रंक है ना, फीट, पैर जो हमारे हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, तो ये एक साथ वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कपलिंग एबिलिटी हो गया, जिसमें हमारा बॉडी पार्ट जो है एक साथ कपलिंग होकर के किसी भी एक्टिविटी को संपन्न करते हैं और उस गोल को प्राप्त करते हैं, उस अचीव को प्राप्त करते हैं, वो हमारी एबिलिटी जो होती है वो कपलिंग एबिलिटी होती है। उसके बाद आता है आपका तीसरा जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का जो टाइप्स है, उसके अंदर तीसरा जो टाइप्स है आपका वो है आपका रिएक्शन एबिलिटी। तो रिएक्शन एबिलिटी मतलब किसी भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या होता है। तो ये रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है आपका रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन, पहला है आपका सिंपल रिएक्शन, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये दो रिएक्शंस होते हैं। तो सिंपल रिएक्शन वो होता है जिसमें हम कोई भी रिएक्शंस करते हैं उसका हमें पहले से ज्ञात होता है, हमें नॉलेज होता है, पूर्व जानकारी होती है, तो वो रिएक्शन जो होता है वो सिंपल रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट लेते हैं, है ना, स्टार्ट जस्ट दौड़ में हम स्टार्ट लेते हैं, रनिंग में, तो स्टार्ट लेते हैं तो एथलीट को इस बात का पता होता है कि जैसे ही सिग्नल मिलेगा, है ना, जैसे ही सिग्नल मिलेगा दौड़ने का वो हमें पहले से ज्ञात है, ऑन योर मार्क्स सेट एंड गो। तो ये रिएक्शंस हो गया, तो तुरंत उस रिएक्शन का उसको पता है कि मुझे ये रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस मुझे जब करने हैं तो वो सिंपल रिएक्शन में आता है। रनिंग में जब भी हम स्टार्ट लेते हैं, एथलीट ऑन योर मार्क सेट एंड गो, है ना, इस तरह से रिएक्शंस होता है। तो ये सिंपल रिएक्शन में आता है जिसमें किसी एथलीट को जो है किसी भी रिएक्शन को करने से पहले उस बारे में उस रिएक्शंस की जानकारी होती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम देखते हैं दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो सडनली होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसमें किसी भी खिलाड़ी को रिएक्शन क्या किया जाने वाला है उसके बारे में से जानकारी नहीं होती, है ना। तो वो जो रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम क्रिकेट में देखते हैं कि एक बॉलर जो है बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन को इसका पता नहीं होता है कि बॉल किस रूप में आएगी, कहां बाउंस करेगी, कहां टप्पा खाएगी, है ना। उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फुटबॉल में हम टैकलिंग करते हैं, बास्केट में हम टैकलिंग करते हैं, तो ये सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होता है उस समय जो रिएक्शन किया जाता है खिलाड़ी द्वारा, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। फिर आता है आपका बैलेंस एबिलिटी, नाम से विदित है, इसमें हम जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो विद बैलेंस के साथ करते हैं। नाम ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। तो यहाँ बैलेंस एबिलिटी में हम किसी एक्टिविटी की ऑब्जेक्ट पर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ता है तो उसको तुरंत रिएक्शंस करते हुए उसको वापस बैलेंस में लाने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी बैलेंस एबिलिटी होती है, जिसमें हम जिम्नास्टिक में देखते हैं फ्लोर एक्सरसाइज करता है या बैलेंसिंग बीम पर एक्टिविटी करता है ना। तो यहाँ वो अपना बॉडी का बैलेंस, कई बार अनबैलेंस होता है लेकिन तुरंत उसको वो अपने बॉडी को बैलेंस में ले आता है उस अप्रेंटिस के ऊपर, है ना। तो वो जो है एबिलिटी होती है वो हमारी बैलेंस एबिलिटी होती है। फिर होता है आपका रिदमिक एबिलिटी। तो रिदम एबिलिटी जो होती है, किसी भी एक्टिविटी को हम रिदम के साथ करते हैं, काउंट के साथ करते हैं या किसी म्यूजिक के ताल के साथ करते हैं। जैसे फ्लोर एक्सरसाइज होती है ना, तो उसमें जिम्नास्ट जो होता है वो संगीत की ट्यून पर वो लयबद्ध तरीके से, तालबद्ध तरीके से, रिदम से उस एक्टिविटी को करता है।
कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें कोई पहले बाहरी रूप से, एक्सटर्नल रूप से हमें कोई म्यूजिक दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसको हम लेबर तरीके से करते हैं। जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं, है ना, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज में स्विमिंग करते हैं, है ना, जिम्नास्टिक कुछ एक्टिविटियां होती है वो हम करते हैं, ठीक है, या स्केटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी रिदमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। एक होती है अडेप्टेशन एबिलिटी। तो अडेप्टेशन एबिलिटी वो होती है जिस समय जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को अपने आप को कैसे वो चेंज करता है, या उस चेंजिंग सिचुएशन को अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है ना, वो जो सिचुएशन होती है वो अडेप्टेशन होती है, या उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। उसको अनुकूल कर लेना होता है अपने आप को उस एक्टिविटी के साथ, है ना, तो वो होती है आपकी अडेप्टेशन एबिलिटी। ठीक है, ये आपका टॉपिक जो यूनिट 10 का जो था वो आज खत्म हुआ, एंड हो गया इसका। ये लास्ट था आपका। मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया। पहला कंपोनेंट स्ट्रेंथ का था, उसके टाइप्स बता दिए, उसके बाद इंडोरेंस, उसके टाइप्स और उसके इंप्रूव करने के मेथड, उसके बाद में आपके स्पीड क्या है, उसके इंप्रूव करने के मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद में आपके आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी देखा, फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से टाइप्स है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और इंप्रूविंग करने के फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से मेथड है। और लास्ट आपका जो कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस का है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में कोई भी पर्सन किसी भी एक्टिविटी को, वेरियस एक्टिविटी को जो है, रिलेटेड एक्टिविटी को प्रॉपरली और एज वेल एज इफेक्टिवली रूप से करता है, सही ढंग से उसको संपन्न कर लेता है, तो वो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के ये जो टाइप्स बता रखे हैं, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी एंड रिदम एबिलिटी, ये आपके इसके टाइप्स हो गए। ये पार्ट आपका संपन्न खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका जो बचा है वो है लास्ट टॉपिक आपका यूनिट नंबर 4 जो आपका बच गया था, उसको कराएंगे। तो यूनिट नंबर 4 जो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ये आपका टॉपिक है। इसकी आज शुरुआत कर देते हैं। ये टॉपिक के अंदर क्या क्या है, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है। यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यहां हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके, उसके अंदर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, उसके मीनिंग्स, टाइप्स और कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, किसी न किसी रूप से वो हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली, मेंटली, है ना, हर तरह से। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो CWSN में आते हैं। तो वो जनरल पर्सन बच्चों के साथ उन एक्टिविटी को कर नहीं सकते ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उनके लिए अलग प्रोग्राम बनता है। तो वो बच्चे जो किसी न किसी रूप से डीफ होते हैं, या वो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी लिए होते हैं, या पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिए होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो आपके डिसेबिलिटी में आते हैं। तो डिसेबिलिटी का मीनिंग्स क्या होता है? डिसेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि डिसेबिलिटी
is an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental and physical. ये सारे जो होते हैं डिसेबिलिटी में आते हैं, जिसके अंदर वो पर्सन फिजिकल डिसेबल होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल होता है, कॉग्निटिव डिसेबल्ड होता है, डेवलपमेंटल यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका सही ढंग से नहीं होता है, ठीक है ना। वो पर्सन जो होते हैं वो आपके डिसेबल्ड में आते हैं। तो डिसेबिलिटी जो होती है वो टिल बर्थ भी होती है और आफ्टर ड्यूरिंग जो भी एनवायरमेंट लाइफ में जो होता है उसके साथ घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो वो जो होती है डिसेबिलिटी एक जेनेटिक भी हो सकती है और डिसेबिलिटी एनवायरमेंट के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया? डिसेबिलिटी इज द इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, है ना, आर द आपकी जो है वो डिसेबिलिटी में आते हैं। डिसेबिलिटी जो होती है वो जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल भी डिसेबिलिटी हो सकती है। जन्म के समय है ना, बच्चों में हम देखते हैं कोई जो है हैंडीकैप पैदा होता है, किसी का पैर टूटा, पैर पूरा नहीं है, हाथ नहीं है ना, या ऐसा पार्ट बॉडी जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए अनेबल होता है, उठने बैठने में, चलने फिरने में, भागने उठने में, अगर जिसको फिजिकली प्रॉब्लम होती है ना, तो वो डिसेबल पर्सन में आता है। जो नॉर्मल पर्सन की तरह काम नहीं कर सकता वो पर्सन जो होते हैं वो डिसेबल पर्सन में आते हैं। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? डिसेबिलिटी मीन्स मत इनएबिलिटी टू डू वर्क, इनएबिलिटी टू डू वर्क, इनएबिलिटी टू डू वर्क। डिसेबिलिटी वो होती है जिसमें किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन जो होता है किसी भी वर्क को करने के लिए अयोग्य होता है, ठीक है। और डिसेबिलिटी वो होती है जो रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी को, रिडक्शन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी को जो है किसी न किसी रूप से डेली लाइफ में जो है हमारी, है ना, काम करने की योग्यता, जो हमारा फंक्शनल जो सिस्टम है उसको रोकने में, है ना, हर्डल्स पहुंचाता है ना। तो रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो योग्यता है उसमें कमी कर देना, फंक्शनल एबिलिटी वो होती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है डिसेबिलिटी के अंदर आती है। तो वो जो भी डेली रूटीन वर्क करने में अगर कोई व्यक्ति जो है उस काम को करने में सक्षम नहीं है ना, तो वो आपका डिसेबिलिटी में आता है। डिसेबिलिटी के आपकी जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स बता रखे हैं डिसेबिलिटी के। एक तो आपका एबिलिटी का टाइप जो दे रखा है वो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। पहला आपका टाइप्स है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। दूसरा है आपका इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तीसरा आपका है फिजिकल या फिजिकली डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले आपका आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि इस डिसेबिलिटी के अंदर 3 प्रकार की जो चीजें आती है, मेमोरी डिसऑर्डर होता है एक तो, दूसरा हाइपर एक्टिविटी होती है और तीसरा होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। 3 प्रकार की होती है इसमें। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में अपना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें 3 टाइप की चीजें इसमें आती हैं। हम इसमें किसी पर्सन की जो मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है, मेमोरी इसकी वीक हो जाती है, कोई चीज याद रखी नहीं जाती है, जो चीज याद की है कुछ समय के बाद वो भूल जाता है, यानी उसकी याददाश्त मेमोरी जो है वो कमजोर हो जाती है इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर। दूसरा हाइपर एक्टिविटी। तो हाइपर एक्टिविटी में हम देखते हैं
कि किसी भी काम को वो लंबे समय तक या किसी एक जगह पर वो बैठ नहीं सकता, उस एक्टिविटी को वो लंबे समय तक कर नहीं पाता, बीच में उसको छोड़ देता है ना। तो ये इन्वॉल्व विद कॉग्निटिव एबिलिटी में होता है कि मे हैव अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, डिफिकल्ट टू स्टे वन प्लेस, एक जगह पर बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो होता है आपका हाइपर एक्टिविटी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कॉग्निटिव में, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर एक तो होता है इसका मेमोरी, मेमोरी इसकी जो है वो वीक होती है, मेमोरी डिसऑर्डर होता है एक तो। दूसरा इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। तीसरा इसमें आता है डिसलेशिया, डिसलेशिया। डिसलेशिया में क्या आता है, तीन प्रकार के इसमें फैक्टर आते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के में। तो डायलेक्सिया जो होता है उसके अंदर हम कोई भी राइटिंग, रीड और स्पीकिंग करने में हमें दिक्कत होती है, कोई चीज याद करने में कठिनाई आती है, लिखने पढ़ने में समस्या आती है ना, तो वो आपका डायलेक्सिया होता है। तो ये तीन प्रकार की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आती है। एक तो मेमोरी उसकी जो है डिसऑर्डर होता है, याद कोई चीज रहती नहीं है, कुछ समय के बाद फिर भूल जाता है, कोई चीज पढ़ी हुई याद है, कुछ समय का भूलने की आदत हो जाती है, तो वो आपकी एक मेमोरी डिसऑर्डर हो गया। हाइपर एक्टिविटी में हम देखते हैं कि उसका किसी एक जगह पर टिकना मुश्किल हो जाता है जब वो हाइपर हो जाता है। तीसरा डायलेक्सिया जो होता है, डायलेक्सिया में हम देखते हैं डिस्लेक्सिया में कि उसको लिखने पढ़ने में या कुछ चीज लर्न करने में या याद करने में उसको कठिनाई होती है, वो है डिस्लेक्सिया। तो ये हो गया आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब आती है आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू है वो कितना है, उसकी बुद्धि यानी बौद्धिक क्षमता जो होती है उसके बारे में हम देखा जाता है। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो रिलेटेड होती है इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, मेमोरी, लर्निंग प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग एंड जजमेंट, ये सारी चीजें इसमें आपके इंटेलेक्चुअल में आती है। किसी पर्सन का आईक्यू जो होता है अगर 100 है तो ऐसे पर्सन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं वो उससे कम में आ जाता है ना। आईक्यू जो होती है, इंटेलिजेंस आपका क्यूटलेट होता है, जो आइंस्टीन का सबसे ज्यादा था 160 उसका आईक्यू था, जो वैज्ञानिक था। 1912 में ये आईक्यू शब्द को जो इस्तेमाल किया गया था उसके अंदर आइंस्टीन का जो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, उसका आईक्यू लेवल 160 था। तो ऐसे एवरेज आती है तो नीचे बॉटम में चला जाता है, वो 70 के नीचे बॉटम वाला आ जाता है, तो वो उसका आईक्यू लेवल कमजोर होता है। तो यहाँ बौद्धिक क्षमता के ऊपर बताया गया है कि डिसेबिलिटी में इसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो उसमें वीक होती है, याद रखने में, पढ़ने में, थॉट प्रोसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में, है ना, सब तरह से उसके पास जो ये समस्या आती है लिमिटेशन में आ जाती है, लर्निंग प्रोसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या रीजनिंग करने में, है ना, जो समस्या आती है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल नाम से पता है कि जहां पर किसी भी काम को जो है उठने बैठने चलने फिरने में अगर किसी को समस्या होती है, परेशानी होती है, नॉर्मल काम करने में उसको दिक्कत होती है ना, फिजिकल जो फंक्शन है वो करने में उसको दिक्कत आती है, तो वो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है। तो फिजिकल लिमिटेशन क्या होता है, फिजिकल फंक्शंस जो है, मोबाइलिटी, कैपेसिटी, स्टेमिना, ये शब्द आते हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई भी काम वो करने में असक्षम होता है, उसके जो भी बॉडी सिस्टम होते हैं उस एक्टिविटी को करने में एलिजिबल नहीं होते हैं, अयोग्य होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो वो हम कोई भी फिजिकल वर्क करने में जब डिसेबल होते हैं तो वो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जो हमारी न्यूरोलॉजिकल
डिसऑर्डर होता है एक तरह का कॉग्निटिव में, जिसमें हम मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटीज और डिसलेक्सिया को हम शामिल करते हैं, जिसमें किसी पर्सन को जो है किसी चीज को याद रखने में, कुछ समय के बाद भूल जाना, है ना, पढ़ने लिखने में, समझने में तो दिक्कतें आती है। क्या वो किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह सकता, टिक नहीं पाता, है ना, तो वो जो एबिलिटी, डिसेबिलिटी होती है, जो डिसऑर्डर होता है, वो आपका कॉग्निटिव में आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो होती है जिसमें हमारी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, आपका थॉट प्रोसेस देखा जाता है, लर्निंग प्रोसेस, रीजनिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें इसके अंदर जो वीक होती है वो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। इसके अलावा फिजिकल, जिसके अंदर किसी भी पर्सन को जो है कोई भी फिजिकल वर्क करने में, फंक्शनल वर्क करने में उसका बॉडी पार्ट अगर साथ नहीं देता है, चलने में, उठने में, बैठने में किसी प्रकार से, तो वो आपका जो होता है वो फिजिकल डिसेबिलिटी में शामिल होता है। ठीक है, तो ये बताया आपको मैंने फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में। अब है आपका इसमें जो दिया हुआ है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। तो कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर कौन कौन से कॉजेज है, इस पर भी प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में। शॉर्ट 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है, जिसमें हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को देते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी को देखते हैं, इस पर भी प्रश्न आता है। अब आपके जो है इसमें कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें सबसे पहले दे रखा आपका जेनेटिक या बायोलॉजिकल, दूसरा आपका दे रखा है पॉवर्टी, तीसरा आपका मेंटल हेल्थ, चौथा है आपका इलनेस, पांचवा है एक्सीडेंट, इसके अलावा आपका इन्फेक्शंस, डिजीज, और भी इसमें दे रखा आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, इसके अलावा आपका डेंजरस वर्किंग एरिया, डेंजरस वर्किंग एरिया, और भी कुछ पॉइंट्स है इसमें, वार, WAR, वार, वार माने युद्ध, है ना। तो ये जेनेटिक कॉजेज जो बताया, इसमें डिसेबिलिटी जेनेटिक भी हो सकती है, अगर उसका पेरेंट्स जो है किसी न किसी एबिलिटी से ग्रसित होता है पहले से ही, तो होने वाली जो संतान है वो भी डिसेबल होने की संभावना बनी रहती है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है। दूसरा आपका आता है पॉवर्टी, गरीबी। तो गरीबी की जो बात है कि हमारा लाइफ जो स्टाइल है रहने का, वर्क जो है जहां हम काम करते हैं वहां का वर्क प्लेस जो है ना, वर्क अनसेफ एनवायरमेंट में है, और दे डू नॉट हैव गुड लिविंग कंडीशंस। वो जिस कंडीशन में रहते हैं वहां का एरिया जो वातावरण है वो उस कंडीशंस का नहीं है, तो वहां किसी न किसी रूप से उन बच्चों को जो है कोई ना कोई डिजीज, बीमारी लगेगी। आसपास का जो पॉल्यूशन है वो वातावरण ठीक नहीं है, प्रदूषित है ना, गंदगी है। तो ऐसी स्थिति में जहां वो वर्क प्लेस है, जहां वो रहते हैं, वो जिस पॉवर्टी, गरीबी में वो रहते हैं,
जहां उसको सुविधाएं एजुकेशन की नहीं मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो किसी न किसी रूप से वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, किसी न किसी डिजीज से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो ये डिसेबिलिटी होने के कारण में हम देखते हैं कि पॉवर्टी भी जो है, गरीबी जो है, वो भी एक डिसेबिलिटी का कारण बनता है। इसके अलावा इसमें दे रखा है आपका मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है वो डिप्रेशन से होती है, बिफोर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। दो तरह के इसमें मेंटल डिसऑर्डर बताए गए हैं, एक तो बाइपोलर और दूसरा डिप्रेशन, स्ट्रेस। इसकी वजह से भी डिसेबिलिटी का कारण बनता है। ठीक है, ये एक जेनेटिक भी हो सकता है, जिससे पेरेंट्स हमेशा किसी न किसी डिप्रेस से या बाइपोलर डिजीज से अगर ग्रसित होता है तो उसकी संतान भी जो होती है, उसके बच्चे भी जो होते हैं, उस डिसेबिलिटी को किसी न किसी रूप से प्राप्त कर ही लेते हैं। तो वो आपका मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। उसके बाद इलनेस, कोई ना कोई बीमारी हो, है ना, तो बीमारी में हम देखते हैं कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है। तो ऐसे पर्सन जो लंबी बीमारी से चल रहे हैं पहले से, है ना, तो ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज से, कोई बीमारी से पहले से उसके पेरेंट्स हैं, है ना, तो उसके जीन्स में उसके साथ वो आ जाते हैं, और इस प्रकार से वो किसी न किसी बीमारी से जब ग्रसित हो जाते हैं तो अंततः तो वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से जो है वो एबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप से जो अक्षम हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। किसी भी काम को करने में जब अक्षम होते हैं तो हम उसको डिसेबल में मानते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट भी जैसे मैंने बताया कि डिसेबिलिटी जो होती है वो जेनेटिक भी होती है और एनवायरमेंटल भी हो सकती है। तो यहाँ एनवायरमेंट में हम जब भी चलते हैं, ऑन रोड चलते हैं, ऑन वे चलते हैं, एयर में चलते हैं, जो भी हम चलते हैं, ठीक है ना, कहीं भी ये रोड, एयर, या जहां भी हम वर्क प्लेस पर जहां काम करते हैं, है ना, किसी भी समय ये हैपन हो सकता है, ये घटना घटित हो सकती है। और जब ऐसी घटना, एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा बॉडी पार्ट्स का कोई भी लिम्स जो है वो एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाता है। तो वो भी आपका एक कारण बनता है, एक्सीडेंट भी जो है डिसेबिलिटी का एक कारण बनता है। उसके बाद इन्फेक्शन डिजीज, तो जिसमें इन्फेक्शन डिजीज में पहले से जो इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन में इम्यूनिटी पावर हमारा वीक होता है। चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, वो उसका जो इम्यूनिटी पावर अगर जब लो होगा, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि वो जल्दी बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है, हम बचपन में देखते हैं कोई पोलियो की वजह से हो जाता है ना। तो ये कुछ ऐसी इन्फेक्शन बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी एक बच्चा जो होता है वो डिसेबल हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सीडेंट, हमने ये भी देखा है डिसेबल में, आज भी हम देखते हैं कि जापान के अंदर जो भी जनरेशन है आज की, उसमें किसी न किसी डिसेबिलिटी को वो लिए होते हैं। 1945 में हमने देखा अमेरिका ने जापान पर जो है एक न्यूक्लियर बम छोड़ा था, जिसकी आज भी कुछ न कुछ उसका असर जो है न्यू जनरेशन में देखने को मिलता है। कोई ना कोई बच्चा जो होता है किसी न किसी डिसेबिलिटी को लिए होता है, तो ये भी कॉज होता है डिसेबिलिटी में, न्यूक्लियर एक्सीडेंट का, जिसका असर आज भी देखने को हमें मिलता है। फिर डेंजरस वर्किंग प्लेस, जहां हम फैक्ट्री में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, या कहीं एग्रीकल्चर एरिया में, फील्ड में काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी डेंजरस एरिया जहां पर मशीनों से काम किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि किसी न किसी डिसेबिलिटी से वो